मोदी जी ये कहते हैं कि आने वाले सालों में ये जो सप्तधारा है ये भारत को आगे ले जाएगी। लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो लोग सिलिकॉन वैली चलाते हैं क्या वो भारत में ही कुछ चला सकते हैं? उसके लिए आपको एक इकोसिस्टमिक एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, उसके बिना ये काम नहीं हो सकता। यू मस्ट कंट्रोल सप्लाई चेन्स बिफोर यू कंट्रोल द बैटलफील्ड। तो ये एक प्रधानमंत्री जी ने एक रिपोर्ट कार्ड सा बताया है कि इतनी इतनी हमारी प्रोग्रेस हुई है। ये बात नहीं है कि आप सेटिस्फाई हो जाएं। रास्ता बहुत लंबा है और रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन अगर हम ये कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल द पीपल गवर्नमेंट ने इतना कुछ कर रखा है। अगर आप एमएसएमई हो तो सालों साल लग जाते थे, फाइल नहीं हिलती थी एक डेस्क से दूसरे डेस्क। यहां पे पिछले 5 साल में 600 से ज्यादा ड्रोन के स्टार्टअप्स हैं। मिसाइल ले लीजिए, सब कुछ सरकार ने बोल रखा है, सब कुछ भारत में बनेगा एंड देन सेल टू द वर्ल्ड। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, सबसे पहले 15 अगस्त की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम याद करते हैं उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने अपनी जान दे दी देश के लिए, और उनको भी जिनको प्रताड़ित किया गया, काला पानी भेजा गया, ब्रिटिश ने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। उन सबको आज हम नमन करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त के दिन यानी कि आज के दिन हमारे पूरे देश को क्या रोड मैप दिया है, भारत कहां कहां पे फोकस करेगा। क्योंकि एक एक जो पॉइंट उन्होंने बोला है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी मेरी जिंदगी से लगे हुए सारे के सारे पॉइंट हैं। चलिए डिस्कस करते हैं और एनालाइज करते हैं प्रधानमंत्री जी की स्पीच। मोदी जी ये कहते हैं कि आने वाले सालों में ये जो सप्तधारा है ये भारत को आगे ले जाएगी, भारत को तरक्की के रास्ते पे ले जाएगी। सप्तधारा है क्या दोस्तों? यानी कि 7 धाराएं, 7 स्ट्रीम्स। ये सप्तधारा क्या है? पहली चीज बहुत जरूरी है मैन्युफैक्चरिंग पावर, क्योंकि मास लेवल में अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग होगी तब जॉब्स लगेंगे, तब देश की इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना बहुत बहुत जरूरी है। इट इज क्रिटिकल। नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग। हम एक एक करके, एवरी पॉइंट विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, एक एक करके हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग पावर है एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, नई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना और किस तरीके से एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है कि हमारे जो फार्मर्स हैं, हमारे जो किसान भाई हैं, उनके पास और ज्यादा पैसे आए और सिर्फ भारत के लिए नहीं, वो विदेशों के लिए भी अपने लेटेस्ट टॉप क्वालिटी के जो क्रॉप्स हैं उनको उगाएं। वो कमर्शियल फार्मिंग हो सकती है, किसी भी प्रकार की फार्मिंग हो सकती है। दूसरी बात, तीसरी चीज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये बहुत जरूरी है। वी हैव द फाइनेस्ट साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग माइंड्स इन द वर्ल्ड। आपको पता है कि भारत में जो लोग हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है इस मामले में, दैट इज वे अहेड। लेकिन आपको उनको एक इकोसिस्टम देना पड़ेगा, आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। सिर्फ ये कहना कि सुंदर पिचई भारतीय मूल के हैं, दिस इज नॉट सफिशिएंट। दिस इज नॉट सफिशिएंट एट ऑल। वो कहानी खत्म हो गई। हाँ ठीक है, दुनिया भर का पूरा सिलिकॉन वैली इंडियंस चला रहे हैं, ये सब वी हैव हर्ड दैट एंड दैट इज समथिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ। लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो लोग सिलिकॉन वैली चलाते हैं क्या वो भारत में ही कुछ चला सकते हैं? उसके लिए आपको एक इकोसिस्टमिक एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, उसके बिना यह काम नहीं हो सकता। गति शक्ति बहुत, जिसको कहते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, यह लगभग 4 गुना होता है। यानी कि अगर आप 100 रुपए डालेंगे तो 400 रुपए का आपको इंपैक्ट, टाइम लगता है इसमें, लेकिन 4 गुना ज्यादा इंपैक्ट होता है मल्टीप्लायर इफेक्ट जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, डिफेंस। और डिफेंस में दोस्तों खुद भारत में बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और पिछले 5 सालों में अगर कुछ हम लोगों ने सीखा है पूरी दुनिया से, मैं तो खुद बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं जियोपॉलिटिक्स का, एक बड़ा सिंसियर स्टूडेंट हूं मैं ईमानदारी से जियोपॉलिटिक्स के बारे में रोज पढ़ता हूं, सीखने की कोशिश करता हूं। एक बात समझ में आ गई, अगर सप्लाई चेन आपके हाथ में है तो सब कुछ आपके हाथ में है। यू मस्ट कंट्रोल सप्लाई चेन्स बिफोर यू कंट्रोल द बैटलफील्ड। ग्रीन इकोनॉमी एंड ब्लू इकोनॉमी, ये क्या है भाई? ब्लू इकोनॉमी क्या होती है, ग्रीन इकोनॉमी क्या है? भारत ने सोलर पावर में खास तौर से कितने लंबे लंबे कदम लिए हैं, भारत ने क्या क्या अचीव करा है, उसके बारे में बताएंगे। और आखिरी चीज, भारत का सॉफ्ट पावर। दुनिया भारत को कैसे परसीव करती है, दुनिया भारत को कैसे परसीव करती है। जैसे कि आप अपना क्या प्रोजेक्शन करना चाहते हैं और आपके पास कौन कौन से ऐसे यंत्र और ऐसे तंत्र हैं जिसके थ्रू
आप अपना सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट करते हैं, राइट? मैं आपको अपना भी एक किस्सा सुनाऊंगा। बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं और लोग आपको आपके सॉफ्ट पावर से रिकॉग्नाइज करते हैं। तब लगता है कि हाँ यार, इनको पता है इंडिया के बारे में और ये बात पता है जो हमें नहीं लगता था कि चाइना में जाके या इंडोनेशिया में जाके या मलेशिया में जाके किसी को ये बात पता भी होगी हमारे बारे में, लेकिन लोगों को पता रहती है, लोग फॉलो करते हैं। उसके बारे में भी मोदी जी ने बात की दोस्तों, और ये है सप्तधारा, ये जो 7 पॉइंट्स हैं। चलिए इनके बारे में बातचीत हो जाए। तो सप्तधारा में जो पहली जो धारा है दोस्तों, वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी, और बोला है कि भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। अब दोस्तों इसमें काम ऑलरेडी बहुत हो चुका है, और लेकिन और ज्यादा काम होने की आवश्यकता है। पूरे के पूरे इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। He urged entrepreneurs, manufacturers and MSME to use the opportunity to expand India's presence in the global markets, और भारत को बनाना है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। तो इसका एक रोड मैप दिया प्रधानमंत्री जी ने, और यहां पे देखिए साहब, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है ये भी बताए, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट कार्ड है एक किस्म का, नॉट द कंप्लीट रिपोर्ट कार्ड बट दीज आर सर्टेन पॉइंट्स। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रजिस्टर्ड 8.1% ग्रोथ इन दिसंबर 2025। 8.1% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ हुई है। ग्रॉस वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग ये 7.72 हुई है क्वार्टर 1 में, और 9.13 हुई है क्वार्टर 2 में। ये 2026 की बात चल रही है, फाइनेंशियल ईयर। मीडियम एंड हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज अब कंट्रीब्यूट करती हैं 46.3%। मीडियम एंड हाई टेक्नोलॉजी ये कंट्रीब्यूट करती है 46.3% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। बहुत बड़ी बात है। दिस नीड्स टू गो हायर, इसको और पुश करना है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस कॉन्फिडेंस विद पीएमआई स्टेइंग इन एक्सपेंशन जोन सिंस मार्च 2023, और इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज रीच्ड 175.7, रिकॉर्डिंग 3.7% ग्रोथ इन दिसंबर। तो ये एक प्रधानमंत्री जी ने एक रिपोर्ट कार्ड सा बताया है कि इतनी इतनी हमारी प्रोग्रेस हुई है। ये बात नहीं है कि आप सेटिस्फाई हो जाएं, रास्ता बहुत लंबा है और रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन अगर हम ये कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इज द इंजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक्सपोर्ट ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन, इनोवेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और बोला है कि एमएसएमईज के लिए सरकार एक और ग्रोथ फंड ला रही है 10,000 करोड़ का। एमएसएमईज को बहुत फायदा है दोस्तों, आप रजिस्टर कर जाइए, आपको लोन मिल जाते हैं, आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, आपको 10 और अपॉर्चुनिटी अगर आप सरकार के पोर्टल में जाके देखेंगे तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसी ऐसी चीजें जो आपको मुझे पता ही नहीं है कि सरकार ये बेनिफिट दे रही है। ये एक और बीच में गैप है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल द पीपल, गवर्नमेंट ने इतना कुछ कर रखा है। अगर आप एमएसएमई हो तो आपको फोन आते रहेंगे, आप एमएसएमई में एक बार रजिस्टर हो जाइए, आपको फोन आते रहेंगे, सर आपको लोन चाहिए सरकार की तरफ से, आपको ये चाहिए, आपको कैपिटल चाहिए, आपको ये चाहिए, पैसा चाहिए। फोन परेशान कर देंगे आपको, सरकार ने इतना कुछ कर दिया है। अब ये कहते हैं कि व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जो कोर मंत्रा बताया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, बोलते हैं क्वालिटी, क्वालिटी एंड क्वालिटी। जब भी कोई इंडियन सामान हम लोग बना के मैन्युफैक्चर करके बाहर भेजें, या अपने देशवासियों को भी हम बना के दें, राइट, उनको एक भरोसा होना चाहिए, मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा, यानी कि टॉप क्वालिटी, मेड इन इंडिया। और ये हो रहा है भारत में, ये भारत में हो रहा है। एक जमाना था जब भारत में हाई क्वालिटी का सामान बनता ही नहीं था। आज की तारीख में एप्पल के लेटेस्ट फोन्स इंडिया में बन रहे हैं। शुड वी बी हैप्पी? यस, बट मच मोर नीड्स टू बी डन। टॉप क्वालिटी स्टफ अपना खुद का बनाया हुआ, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, मेड इन इंडिया बाय इंडियंस, सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ी बात रहेगी, बहुत बड़ी बात रहेगी अगर भारत वो अचीव करते। और उन्होंने बोला क्वालिटी, आप क्वालिटी पे फोकस करिए, सामान इतनी टॉप क्वालिटी का होना चाहिए, और नीचे लिखा है मेड इन इंडिया। दैट शुड बी द विजिटिंग कार्ड कि भाई इंडिया में बनी है चीज, इसमें आप खोट या कमी नहीं निकाल सकते, इसमें कुछ आप गलती नहीं निकाल सकते, परफेक्ट ही होगी अगर भारत से आई है तो। उस लेवल का आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस बनाना होगा। और ये कहते हैं स्ट्रेंथनिंग मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत, इसके बारे में बात की है इन्होंने। इंप्लीमेंटिंग नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, एक प्रॉपर एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन है कि आपको अलग अलग जगह जाके मैन्युफैक्चरिंग आपको बढ़ावा देना है पूरे के पूरे भारत में। और ये टारगेट है टू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग शेयर इन जीडीपी टू 25% बाय 2035। अगले 9 साल का टारगेट है कि भारत का जो 25% हो जाए शेयर इन जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग का, 25%। इट शुड बी मच मच मोर, बट we are going very aggressively in that direction, ensuring global quality standards and supporting MSME and entrepreneurs to scale globally. सिस्टम ऑलरेडी इन प्लेस है दोस्तों, अब इसको टर्बो चार्ज करने की जरूरत है। तो ये पहला पॉइंट उन्होंने दिया।
अब यहां पे अगर हम देखें एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, ये सप्तधारा में नंबर 2 है, राइट, नंबर 2। अब द सेकेंड स्ट्रीम ऑफ सप्तधारा इज एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन, ठीक है, विद स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन लार्ज स्केल फूड प्रोसेसिंग। जो किसान उगा रहा है उसका आउटपुट बेहतरीन हो, और फूड प्रोसेसिंग, राइट, क्योंकि आपको पता है एक बार जो भी आप जमीन से उगता है वो सड़ जाएगा कुछ दिनों के बाद, राइट, वो सड़ जाएगा। अगर आपको बाहर भेजना है या भारत के अंदर भी भेजना है तो आपको फूड को आप फूड प्रोसेसिंग के थ्रू आपको उसको उसकी उम्र बढ़ानी पड़ेगी आपको, राइट। तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज होता है और मैन्युफैक्चरिंग के और कई फैक्ट्रीज होती हैं जहां पे मशीन्स लगी रहती हैं, तो कभी किसी का कोई उसका प्रोडक्ट निकलता है, कोई उसका बाय प्रोडक्ट निकलता है। तो फूड प्रोसेसिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सरकार इस पे जोर देगी। यहां पे बात है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की। टुडे इज द ईयर ऑफ एआई, क्वांटम, स्पेस, रोबोटिक्स एंड डेटा सेंटर्स। इसमें भी भारत ने, आपको पता है, मतलब बिलियंस अपॉन बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडिया की इन्वेस्टमेंट है एआई पर, डेटा सेंटर्स पे, हर जगह भारत की बहुत ज्यादा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि दे हैव पुश्ड इट टू द लिमिट, दे हैव पुश्ड इट टू द लिमिट एंड नाउ दे वांट टू पुश फर्दर। तो चाहे वो एआई हो, वो क्वांटम हो, स्पेस हो, रोबोटिक्स हो और डेटा सेंटर्स हो, इन पूरे में फोकस रहेगा, सरकार का फोकस रहेगा। ये तीसरी सप्तधारा है दोस्तों। चौथी सप्तधारा जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज गति शक्ति। ये गति शक्ति है क्या? सारा खेल कनेक्टिविटी का है दोस्तों। अब दोस्तों, जैसे लोग बात करते हैं पूरे एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं पूरे भारत में, राइट। आप यहां से देहरादून 2.5 घंटे में पहुंच गए, आपको जयपुर जाना है, मतलब कहीं पर भी पूरे, इट्स नॉट जस्ट फ्रॉम दिल्ली, क्योंकि हम एनसीआर में रहते हैं तो हम फिर वही बातें करते हैं जहां पे हम लोग जाते हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें फायदा हुआ है। गति शक्ति में सीमलेस कनेक्टिविटी एंड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे इसमें फास्टर रेल लिंक हो, हाईवे हो, इनलैंड वाटरवे, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब्स। अब कुछ महीने पहले नोएडा का ये एयरपोर्ट, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट्स इन एशिया, उसको अभी बन रहा है, वो और एक्सपैंड करेगा, अभी ऑपरेशनल हो गया है, वो बना है। फिर हम लोग बात करते हैं और कॉरिडोर्स की, या आपकी गंगा एक्सप्रेसवे बना है जो कि बिल्कुल जोड़ देता है, मेरठ के आगे से पूरा प्रयागराज तक चला जाता है। तो आप अगर इसको देखेंगे कि किस तरीके से चीजें बन रही हैं, डिफेंस कॉरिडोर बन रही है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग एंड दिस इज ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत बहुत पैसे इसमें खर्च कर रहा है। We must focus on seamless, high-speed connectivity across the country. We need to connect cities via high-speed rail, build modern highways, inland waterways, advanced airports, and robust multimodal logistics systems. अब ये तो आपको पता ही है किस तरीके से बुलेट ट्रेन चलने वाली है अहमदाबाद और मुंबई के बीच में। इससे क्या होगा कि कन्वीनियंस हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा फटाफट। फिर आपको कॉरिडोर और निकालनी पड़ेंगी बुलेट ट्रेन की। एक बहुत अच्छा आइडिया ये है कि चेन्नई टू बैंगलोर, वाई नॉट, हैदराबाद आप कनेक्ट करिए, पूरे साउथ के जो मेन हब्स हैं दे शुड बी कनेक्टेड थ्रू बुलेट ट्रेन्स। ये होने वाला है। प्लस आप वंदे भारत, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ये इसके बारे में ना हम लोग गति शक्ति की बात कर रहे हैं, छोटा सा एग्जांपल है, इट्स लोग उसके बारे में बात ही नहीं करते, लेकिन ये जो पूरा, अब नोएडा वाले मेरठ पहुंच जाते हैं फट से। हमारे टाइम पे आपको विश्वास नहीं होगा, जो नई पीढ़ी है, जेनजी जिसको कहते हैं, वो लोग सोचेंगे कि पता नहीं मेजर साहब कौन से युग की कहानी सुना रहे हैं। 3-3 साढ़े 3 घंटे लगते थे मेरठ, ये रहा मेरठ नोएडा से 3-3.5 घंटे हमें खुद लगे गाड़ी चलाते चलाते कि जी मेरठ से आ रहे हैं, फंस गए कहीं बीच में, पता नहीं कहीं फंस जाते थे। आज की तारीख में 45 मिनट में वंदे भारत, एक तो एक्सप्रेसवे बन गया, मेरठ पहुंचने का उससे फट से पहुंच जाता आदमी ड्राइव करके। 45 मिनट के अंदर आप यहां से लीजिए सराय काले खान से मेरठ, पता ही नहीं लगता। आप घड़ी देखते रहो, एक कप कॉफी पी, पता लगा मेरठ आ गया। दैट्स हाउ फास्ट इट इज। तो पूरे भारत में एक जाल बन रहा है, इसमें पोर्ट्स हैं, इसमें मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब्स हैं। मध्य प्रदेश में अलग से काम चल रहा है आपका, इन आंध्र प्रदेश अलग से काम चल रहा है, हर जगह पूरे भारत में। तो ये गति शक्ति का जो मॉडल है कि सीमलेस, अगर आपको सामान भेजना है या खुद आपको जाना है, इट शुड बी एब्सोल्युटली सीमलेस, सब सीमलेस। और देखिए ना, इन सबको टाई अप करने से पहले बहुत जरूरी था कि यू हैव अ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको यूपीआई कहते हैं ना हम लोग। तो एक बार यूपीआई हो गया, तो यूपीआई से क्या फायदा हो गया कि अब उसी प्रकार की पेमेंट पूरे भारत में, फोन से आपने पे करा और कहीं पर भी आप पे करके निकल गए, एवरीबडी एक्सेप्ट्स यूपीआई। तो आपका एक कॉमन डिजिटल नेटवर्क हो गया पूरे भारत में।
ये तो बात सच है कि पूरा डिजिटल नेटवर्क हो गया। आप गांव में जाओ यूपीआई, शहर में जाओ यूपीआई, मेट्रो के अंदर चलना है यूपीआई, ट्रेन का टिकट खरीदना है यूपीआई, हवाई जहाज में जाना है, एवरीथिंग इज यूपीआई कनेक्टेड इन इंडिया। यानी कि ये जो गति शक्ति बोल रहा है ये एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन इंडिया। तो उस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप सुपर इंपोज कर सकते हैं एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि एवरीथिंग इज मनी रिलेटेड। वो ट्रेन से जाएगा यूपीआई। मैं एक बात आपको एक कनेक्टिविटी बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे फास्टर रेल लिंक्स हैं, ये वंदे भारत, नमो भारत, ये सब, और मॉडर्न हाईवेज जो मैं एक्सप्रेसवेज की बात बता रहा हूं, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन एक्सप्रेसवे जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बिल्कुल कनेक्टिविटी हो रही है। इनलैंड वाटरवेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस्ड एयरपोर्ट्स, मैंने आपको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बताया, वैसे दुनिया भर के एयरपोर्ट भारत में बन रहे हैं, बन भी चुके हैं। ये थोड़ा सा पास है हमारे, देयरफॉर आई एम मेंशनिंग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पोर्ट्स हैं और मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब्स, सस्ते में विथ फुल कॉन्फिडेंस कि आपका माल ठीक ठाक पहुंच जाएगा, यानी कि क्वालिटी, स्पीड एंड कॉस्ट, इन चीजों का ध्यान रखते हुए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब्स बन रहे हैं इंडिया में। और यह है गति शक्ति का एक बहुत बड़ा, ये दिस इज द सोल ऑफ गति शक्ति। फास्टर मूवमेंट, सीमलेस मूवमेंट, जिसमें किसी को कोई प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और फटाफट आपका काम हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दिस इज पॉइंट नंबर 5। हमने सप्तधारा की बात करी। सप्तधारा का जो 5वीं धारा है वो है रक्षा शक्ति, बिल्डिंग इंडियाज डिफेंस पावर। ये कैसे होगा, इसका भी एक पाथ जो है, इसका भी एक डायरेक्शन प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया हमको। रक्षा शक्ति की बात करी और मोदी स्ट्रेस दैट इंडिया मस्ट बिकम सेल्फ रिलायंट इन डिफेंस प्रोडक्शन एंड इवेंचुअली इमर्ज एज अ ग्लोबल सप्लायर। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, कई बार हमारा डिस्कशन हो चुका है। हम बात करते हैं रशिया यूक्रेन की लड़ाई की, हम बात करते हैं ईरान की और अमेरिका की लड़ाई की, ठीक है ना। अगर ईरान ने इतने सालों से वो पहाड़ों के नीचे कैपेसिटी नहीं बनाई होती ना ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करने की, मिसाइल बनाने की, अमेरिका कब का ईरान को लेटा चुका होता। मैं आपको बता रहा हूं, ईरान ने ओवर डेकेड्स ईरान ने अपना एक दे एक्चुअली फिगर्ड आउट कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो एडवांस में इसकी तैयारी करो। हां, चाइना मदद कर रहा है, हां रशिया मदद कर रहा है, ये बात सच है। लेकिन यह भी बात सच है कि उनके कैपेसिटी जो है ईरानियंस की, वो ओवर डेकेड्स उन्होंने कैपेसिटी बिल्डअप करी है और वो खुद बनाते हैं। तो इसलिए आप उनको ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते, उनके ऊपर कौन सा डिप्लोमेटिक प्रेशर चलेगा, तो खुद ही बना रहे हैं। अब ये देखिए साहब, यहां पे इंपॉर्टेंस ऑफ डिफेंस कैपेबिलिटीज पैरामाउंट इन एवरी सेंस, माय डियर सिटीजंस, अचीविंग आत्मनिर्भरता इन डिफेंस इज एसेंशियल। तो यहां पे 3-4 एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों। और ये 3-4 एग्जाम्पल वो नहीं है जो मोदी जी बता रहे हैं कि ऐसा है या ऐसा नहीं है, नो। ये 3-4 एग्जाम्पल हैं जो कि आप जानते हैं इनके बारे में, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये वो एग्जाम्पल हैं दोस्तों। ऐसे अगर मैं कहने पे आऊं तो ऐसे कई 100 एग्जाम्पल्स हैं। आज से 5 साल पहले ड्रोन खरीदना है आपको, तो आप ऑनलाइन जाएंगे या आप कहीं पे जाएंगे, दिल्ली में नेहरू प्लेस, गफार मार्केट, जहां पे मिलते होंगे मुझे नहीं पता, तो आप जाके ड्रोन खरीदेंगे, आप ऑनलाइन मंगवा लेंगे। मैं भारत की बात कर रहा हूं, इंडियन ड्रोन था ही नहीं कोई। अब जो भी है वो चाइना का माल मिलेगा, जो भी मिलेगा। आज की तारीख में 600 से ज्यादा ड्रोन स्टार्टअप्स हैं भारत में। ऑपरेशन सिंदूर में जो ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं दोस्तों, द मेड इन इंडिया बाय इंडियंस। ये 5 साल के अंदर पता नहीं कहां से इकोसिस्टम क्रिएट हो गया। 600 आप स्पीड समझ रहे हैं इसकी ग्रोथ की, आप स्पीड, जहां पे सालों साल लग जाते थे, फाइल नहीं हिलती थी एक डेस्क से दूसरे डेस्क, यहां पे पिछले 5 साल में 600 से ज्यादा ड्रोन के स्टार्टअप्स हैं। 600 से ज्यादा बड़े ड्रोन, छोटे ड्रोन, कामेकाजी ड्रोन्स हैं, वो बन रहे हैं। लॉन्ग रेंज रिकॉनेसेंस बन रहे हैं, ड्रोन्स विथ हार्ड पॉइंट्स और रॉकेट्स बन रहे हैं। हर किस्म के ड्रोन, मतलब आप जो आपको चाहिए उस प्रकार के ड्रोन भारत में बन रहे हैं। पूरा एक इकोसिस्टम तैयार हो गया। ये देखिए साहब, तो यहां पे अब HAL क्लैरिफाइज डिले इन LCA तेजस Mark 1 A डिलीवरी साइट्स अवेटेड GE engines। अब ये बात हो गई है यहां पे कि भाई तेजस डिले हो रहा था, राइट। ये एक प्रॉब्लम है यहां पे कि हमारा तेजस जो है इतने साल से डिले हो रहा है, क्योंकि GE को इंजन देना है, GE देता ही नहीं। आपने हाल फिलहाल में 99 इंजन का ऑर्डर दिया, उसने 7-8 आपको दे दिया, बाकी कहता आएंगे धीरे धीरे।
अब भारत ने क्या किया, भारत ने बोला कि नहीं, जो कावेरी वाला मामला है ना, कावेरी का इतना वो ही नहीं था, पावर नहीं था उसमें इंजन में कि वो पूरे एक फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ा सके, तो उसको ड्रोन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कावेरी 2.0 आ रहा है जिसको और पावरफुल बना रहे हैं, ज्यादा पावरफुल बना रहे हैं, 90 किलो न्यूटन से ज्यादा उसकी थ्रस्ट ला रहे हैं कि वो तेजस को उड़ाएगा। राइट, अभी अभी खबर आई है कि रोल्स रॉयस और रिलायंस ग्रुप मिलके एमका के लिए इंजन बना रहे हैं। आप समझ रहे हैं, एयरक्राफ्ट इंजन जो होता है, फाइटर एयरक्राफ्ट का इंजन, उससे बड़ी डिफेंस में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। आप समझ लीजिए कि भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना ली अपनी। राइट, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भारत ने बना ली, लेकिन भारत कहां पीछे छूटा है? एयरक्राफ्ट के इंजन, फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और वो भारत क्रैक कर रहा है। वो भारत क्रैक कर रहा है। भारत को पता लग गया कि यू कांट, देखिए आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं ना मोदी जी बार बार, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है दोस्तों। इनफैक्ट ये पॉलिटिकल स्लोगन है ही नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर कल आपकी लड़ाई हो जाए, यानी कि भारत की अगर लड़ाई हो जाए किसी एक्स कंट्री के साथ, और आपने सिर्फ अमेरिका से पूरा का पूरा सामान इंपोर्ट कर रखा है, कल अमेरिका आपको बोलेगा कि नहीं यार ये चीज खराब हो गई, जब तक आप हमारी बात नहीं मानोगे हम आपको इसका रिप्लेसमेंट का पार्ट नहीं देंगे। आपके यहां फैक्ट्री थोड़ा है, आपने तो पूरी अमेरिका से खरीदी है। नहीं करेगा आपकी हेल्प अमेरिका, आपके ऊपर दबाव डालेगा। अगर आपको बिना दबाव के युद्ध लड़ना है, बिना दबाव के, तो आप खुद बनाएं, तब जाके आप जीत सकते हैं। तो ये बात है। यहां पे आप ये देखिए साहब, द जीटीआर इज टू प्रोंग्ड इंजन स्ट्रेटजी। तो ये कह रहे हैं कि हम सब साफरान के साथ मिलकर, तो एक स्टोरी चल रही है साफरान के साथ। साफरान दोस्तों वो कंपनी है जो राफेल के लिए इंजन बनाती है, ठीक है। साफरान इज दैट कंपनी दैट मेक्स इंजन्स फॉर राफेल, जो हम लोग राफेल उड़ाते हैं उसका इंजन बनाती है। तो उसके साथ हम लोग मिलके ये एमका का एक इंजन बना रहे हैं, 120 से लेकर 140 किलो न्यूटन का। ये भारत में बनने वाला है और इसमें बात चल रही है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की, ये भी काम हो जाएगा। तीसरी चीज, डीआरडीओ प्लान्स 90 किलो न्यूटन कावेरी, जिसकी मैंने बात करी थी कि यहां से डिले हो गया, सब इसके रिजल्ट में ही आ गया। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। और हमने इधर सिर्फ एयरक्राफ्ट की इंजन की बात करी है, ऐसी तो कई सारी चीजें हैं। आईएनएस विक्रांत नहीं खड़ा कर दिया पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर, भाई आपने विक्रांत खड़ा कर दिया पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर, मेड इन इंडिया, कोचिन शिपयार्ड ने बना दिया। तो वो भी तो हमारी टेक्नोलॉजी है। लेकिन हम सिर्फ इंजन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग ये कहते हैं, सीनियर फौजी कहते हैं कि इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है डिफेंस में। इससे ज्यादा, इससे मतलब कि एक फाइटर जेट का इंजन, उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज नहीं होती। और भारत वो बनाने जा रहा है। हर चीज, चाहे राइफल ले लीजिए, चाहे स्नाइपर राइफल ले लीजिए, चाहे आप मिसाइल ले लीजिए, सब कुछ सरकार ने बोल रखा है, सब कुछ भारत में बनेगा एंड देन सेल टू द वर्ल्ड। आज की तारीख में भारत जो एक नेट इंपोर्टर हुआ करता था, नेट इंपोर्टर, ये जितना भी इंडिया नंबर 1 पे था और कई सालों से नंबर 1 पे इंपोर्टर था वेपन्स का, कि पैसा दो खरीदो हथियार। अब वो चीज है, वो कम हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बंद हो गई है, नहीं, उसको बंद होने में हो सकता है कई साल और लग जाएं। राइट, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि सप्लाई चेन्स इतनी सोफिस्टिकेटेड हैं और इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं कि 100% तो आप नहीं कर पाएंगे। अमेरिका भी नहीं कर पा रहा 100%। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मोस्ट ऑफ योर स्टफ, एटलीस्ट द इंपॉर्टेंट स्टफ, शुड बी मेड इन इंडिया एंड दैट शुड बी द एम। तो ये हमने आपको फाइटर जेट का एक एग्जांपल दिया। अब दोस्तों नंबर 6 है जो प्रधानमंत्री मोदी की सप्तधारा ना, सप्तधारा में छठी धारा ये है ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी। तो हम ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। इज द ग्रीन इकोनॉमी वी मस्ट वर्क इन एरियाज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो अगर आप नीचे देखेंगे, यहां पे लिखा है सोलर पावर का, ये देखिए साहब, सोलर पावर 164.59 गीगावाट, ये भारत ने सोलर पावर से निकाला है। विंड पावर देखिए 58.14 गीगावाट, हाइड्रो पावर 57.24 गीगावाट, बायो पावर 11.75 गीगावाट और न्यूक्लियर पावर 8.78 गीगावाट। अब इस न्यूक्लियर पावर को ना आपको बढ़ाना पड़ेगा और भारत बढ़ा रहा है, बातचीत कर रहा है। न्यूक्लियर पावर आप बढ़ाएंगे तो ये हो गया आपका साहब ग्रीन इकोनॉमी। अब दोस्तों ये ग्रीन इकोनॉमी आपने देख लिया, फिर ब्लू इकोनॉमी के बारे में बात करिए। ब्लू इकोनॉमी क्या है कि जब आप मरीन रिसोर्सेज या हाइड्रो पावर को इस्तेमाल करके या पानी को इस्तेमाल करके आप एक सस्टेनेबल एनर्जी उससे निकालते हैं, दैट इज ब्लू इकोनॉमी। तो यहां पे इंडिया हैज क्रॉस्ड 300 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी, रीचिंग मोर देन 60% ऑफ इट्स टारगेट ऑफ 500 गीगावाट बाय 2030। तो 2030 तक भारत को 500 गीगावाट था, भारत ऑलरेडी 300 गीगावाट क्रॉस कर चुका है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि भारत
500 गीगावाट 2030 से पहले अचीव कर लेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जिस स्पीड से चल रहा है, वी हैव ऑलरेडी क्रॉस द 50% बैरियर, ये भारत कर चुका है। और यहां पे रिन्यूएबल पावर जनरेशन मोर देन डबल्स, और अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन इंक्रीज फ्रॉम 190.96 बिलियन यूनिट्स इन 2014-2015 टू 477.79 बिलियन यूनिट्स इन 25-26, यानी कि 10 साल के अंदर, तकरीबन 10-11 साल के अंदर आप ये देखिए करीब इट इज करीब 2.5 गुना का जंप हुआ है। पिछले 10 साल के अंदर 2.5 गुना का जंप हुआ है। और दोस्तों ये देखिए एज ऑफ जुलाई 31, यानी कि जो गया जुलाई है 2026 का, नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी स्टूड एट 300.50 gigawatt, while overall installed electricity generation capacity was around 552 gigawatt. तो ये उन्होंने बताया है, मोदी जी ने बताया है कि ये हमारा प्रोग्रेस। देखिए 15 अगस्त में ना सिर्फ स्पीच देके और लोगों को मोटिवेट करना है, लेकिन अब भारत में लोग पढ़े लिखे हैं, राइट? तो भारत के लोग कैसे मोटिवेट होते हैं? दे आस्क फॉर नंबर्स। हर समय आप ये देखना, जो भी पढ़ा लिखा आदमी होगा नंबर्स की बात करेगा। सर आप ये कह रहे हैं क्या हो गया? तो यहां पे सारा खेल जो भी है वो नंबर्स का है, और ये वेबसाइट में है। आप जाके मंत्रालय की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं कि भारत 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले कहां था, आज क्या है, कितनी प्रोग्रेस हुई है, और सरकार के किन किन स्टेप्स की वजह से ये प्रोग्रेस हुई है। 7वीं बड़ी बात, सप्तधारा की 7वीं धारा जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताई, वो है इंडियाज सॉफ्ट पावर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत का soft power. The 7th and final stream is India's soft power, which Modi described as an area with enormous potential for both India and the world. Yoga. The World Yoga Day होता है, United Nations से recognized. We have taken yoga global. अब सब लोग कर रहे हैं, आप रशिया ले लो, चाइना ले लो, आप अमेरिका ले लो, यूरोप ले लो, हर जगह योगा 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 फैला हुआ है। ये भारत का सॉफ्ट पावर है। एक कमाल की बात है। आयुर्वेद एंड होलिस्टिक हेल्थ केयर, इंडियाज एंशिएंट विजडम। अब लोग दोस्तों मजाक करते हैं, जोक्स बनाते हैं कि मैंने खरीदा 500 रुपए का टर्मरिक लाते, फिर पता लगा ये तो हल्दी दूध है। जस्ट अ जोक दैट इंटरनेट पे आता है, लेकिन दैट इज आयुर्वेद। हर्ब्स का इस्तेमाल करना, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना, पुराना जो विजडम है वो हम लोग, कई बार क्या होता है कि क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा रहा है कि जो भी अगर इंडियन चीज होगी ना, कई लोग ऐसे हैं, पहले से हमारे टाइम पे भी यही था कि इंडियन चीजें नहीं, जो फॉरेन चीज है वो साइंटिफिक है, और यहां पे तो ऐसा। आज की तारीख में वही फॉरेनर आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, आयुर्वेद की बात कर रहे हैं। वही फॉरेनर जो है वो कई $100 में वो चीज बेच रहे हैं जो गांव में रहते हैं ना लोग, उनके घरों के पीछे वो चीजें उगती हैं फ्री में, ऐसे उगा लिया पेड़ में, मिला मुलू के खा लिया, ठीक हो गए। वो फॉरेनर कह रहे हैं यार ये ऑर्गेनिक चीज है। आज की तारीख में जो ऑर्गेनिक चीज है वो ज्यादा महंगी मिल रही है। तो यहां पे बात है आयुर्वेदा एंड होलिस्टिक हेल्थ केयर की, हैंडीक्राफ्ट, आर्ट एंड स्किल ऑफ इंडिया। जाहिर सी बात है, टू एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड। कल्चर, आर ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स एंड हेरिटेज। आप देखते हैं न्यूयॉर्क में हो रहा है, दुबई में हो रहा है, दुनिया भर में दिवाली का, होली का, जो हमारी फेस्टिवल्स हैं। इस बार मैं देख रहा था फॉरेनर्स के, वो कह रहे थे कि नहीं हमें सब वो बोट रेस होती है ना केरला में, हमें जाके बोट रेस देखनी है। अब उनके लिए बहुत यूनिक सी एक चीज है, और वो एक्चुअली जो केरला में होती है बोट रेस, दैट इज वेरी वेरी यूनिक। वो बहुत ही वैसी कोई होती नहीं है पूरी दुनिया में जिस तरीके से वहां पे करी जाती है। तो पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड इन सीइंग इंडियन कल्चर, क्योंकि है भी हजारों साल पुराना, जाहिर सी बात है। यहां पे दोस्तों फिल्म्स, एनिमेशन, गेमिंग एंड डिजिटल कंटेंट, इंडियाज क्रिएटिविटी एंटरटेनिंग द वर्ल्ड, इसके बारे में कि और ज्यादा कंटेंट बनाया जाए, कि भारत का पॉइंट ऑफ व्यू जो है, भारत का जो एक्सेलेंस है वो पूरी दुनिया में देखे। वेव समिट, ये देखिए वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, ये वेव समिट हुआ था, तो वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेस एंड लुक्स फॉरवर्ड टू इंडियाज वेव समिट। ये एक प्लेटफॉर्म बना दिया सरकार ने। दिस इज अ प्लेटफॉर्म दैट इज कि यू कम हियर, जितनी भी क्रिएटिविटी है, आपको ऑडियो विजुअल कंटेंट बनाना है, जो भी क्रिएटिविटी है, नए नए आइडियाज हैं, वेव समिट के थ्रू शेयर किए जाएंगे। एंड नेशनल पार्क्स, 100 से ज्यादा भारत के नेशनल पार्क्स हैं जो लोग आते हैं टूरिस्ट। तो टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, सॉफ्ट पावर, राइट, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है भारत की, जो कि अभी तक अंडर यूटिलाइज थी। हमें कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम दुनिया में इसका प्रचार करें। तो दोस्तों 15 अगस्त के दिन मैंने सोचा कि जो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से स्पीच दी थी उसको जरा एनालाइज करके, खासतौर से सप्तधारा का कॉन्सेप्ट जो है ये आपके सामने लाके कि प्रधानमंत्री जी ने कौन सा विजन दिया है कि भारत को किस डायरेक्शन में मूव करना है, वो आपके साथ शेयर करूं। और थोड़ा बहुत जो मुझे लगा उसमें एनालाइज करने का, वो भी मैं आपके सामने एनालाइज करके लेकर आऊं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों। 15 अगस्त की आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।